जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेट करना और साथ में उनको सही डायरेक्शन दिखाना। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक यूथ, जैसा आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, सुमित गुप्ता जी जुड़े हैं। सुमित गुप्ता जी के बारे में पहले मैं कुछ कहूंगा और फिर मैं आपका परिचय दूंगा। अभी सुमित गुप्ता जी ने जो 2019 की परीक्षा का सीजीपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें 26 रैंक प्राप्त की है। पहले भी इन्होंने प्री दिया था लास्ट टाइम, लेकिन इनका प्री नहीं निकला था। इस बार प्री मेंस इंटरव्यू पूरा निकाला। तो सुमित जी के बारे में कहूंगा, कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। और ऐसे हैं हमारे सुमित जी। इस बार सुमित जी ने 26 रैंक हासिल कर डीवाईएसपी के रूप में चयनित हुए हैं। और आपने बीटेक किया हुआ है 2019 में और बहुत ही यंग है, जैसा आप देख भी रहे हैं, ज्यादा एज भी नहीं है। तो आइए बात करते हैं सेकंड अटेम्प्ट में डीवाईएसपी पद को लेने वाले, 26 रैंक को हासिल करने वाले सुमित गुप्ता जी से। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डायलॉग मंच में। थैंक यू सो मच सर। सुमित जी, मैं एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है। जब पहली बार आपका प्री नहीं निकला और सेकंड अटेम्प्ट में प्री मेंस इंटरव्यू आपने तीनों पायदान को निकाला, तो जब पहली बार प्री नहीं निकला था तो उस समय डिमोटिवेट हुए थे? कुछ लगा था कि परीक्षा वाकई में टफ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि प्री नहीं निकला, ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। और मैं श्योर था कि प्री निकल गया तो मैं तीनों राउंड तुरंत क्रैक कर लूंगा। हाँ, तो गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, जो गिरा नहीं वो सवार कैसे बनेगा। तो गिरे उठे फिर बन गए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। सर, एक धारणा हमेशा रहती है अभ्यर्थियों में, या मैं एक आम धारणा की बात करूं, एक कॉमन पब्लिक इस बात को सोचती है हमेशा कि आईएएस पीसीएस वो बनता है जिनको ईश्वर अलग से स्पेशल माइंड देकर भेजता है। ये आम धारणा है कि बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और ये धारणा बन जाती है सबकी कि बहुत ही टफ एग्जाम है, बहुत ही मुश्किल एग्जाम है। तो सर, अब तो आप डीवाईएसपी बन चुके हैं, बुरे का अधिकारी यूपीएसपी के रूप में आप चयनित हुए हैं। इतनी अच्छी रैंक भी आपकी मिली है, क्योंकि मैं आपके मार्क्स भी देख रहा था। अगर इंटरव्यू वालों ने कुछ कोताही ना बरती होती, इंटरव्यू में बोर्ड ने कुछ कोताही ना बरती होती, तो मुझे लगता है कि आप 10 के अंदर होते, क्योंकि इंटरव्यू में आपके 70 मार्क्स मिले हैं। तो वहां उनकी अगर वर्षा हो गई होती कुछ 20-30 नंबर की और 100 के आसपास आ जाते, तो आप एक अच्छी रैंक पर और अच्छे होते, आप शायद डिप्टी कलेक्टर होते। तो सर, आपको क्या लगता है कि वाकई में ये एग्जाम एक मुश्किल एग्जाम है, एक टफ एग्जाम है? नहीं, ये बस ऐसा थिंकिंग है, स्टार्टिंग में लोगों का रहता है कि थिंकिंग है। बट जिस दिन आप दिमाग से जीत गए उस दिन एग्जाम क्रैक हो जाएगा। उस दिन से आप बहुत मोटिवेट होकर पढ़ेंगे और आपको तब समझ में आने लगेगा सब, और इवेंचुअली सारी चीजें फॉलो होने लग जाएंगी। तो वो बस आप जिस दिन सोच लिए कि हो जाएगा उस दिन आप जीत जाएंगे, उस दिन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, वो लिस्ट बाद में आएगी पर आप उस दिन से हो जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, कि हम अगर जिस दिन सोच लेंगे और निगेटिव थिंग को माइंड से निकाल देंगे और हम सोच लेंगे हमको करना है, तो हो जाएगा। फिर निगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। बिल्कुल अपने वर्क पे आपको डट जाना है और आपको कर देना है। वो थोड़े थॉट्स कभी आते हैं तो वो एक दिन के लिए रहते हैं, बट वो मैनेज हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो वो चीजें हो जाती है। हाँ, सही बात है सर। जैसे रात दिन आते हैं तो ऐसे निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के विचार हमारे मन में उमड़ते रहते हैं। बस निगेटिव थॉट्स को स्थायित्व, उनको जगह नहीं देनी है, पॉजिटिव उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया। सर, एक छोटा सा प्रश्न और मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो अभ्यर्थियों के प्रश्न भी रहते हैं कि कितने आवर्स आप पर डे पढ़े ताकि आप 1 ईयर में, क्योंकि ये तो बात में काफी हम लोग सब जानते हैं, काफी टॉपर्स ने इस बात को बोला है कि अगर आप 1 ईयर अच्छे से कायदे से पढ़ें तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन जनरली अभ्यर्थियों को क्वेश्चन ये भी रहता है कितने आवर्स पढ़ने चाहिए, 7-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कई बार तो कहते हैं 12-14 घंटा पढ़ना चाहिए। तो आपने कितने घंटे पढ़ के स्टडी की सर, उसमें बताइए सर उस बारे में। मैं तो 5-6 घंटे में पढ़ता था। मेरा 1 ईयर नहीं था, मैं लगभग 2.5 साल हो गए, कॉलेज में मैं स्टार्ट किया था। तो मेरा 4-5 घंटे से ज्यादा मैं पढ़ता नहीं था। एग्जाम के पहले मैं लगभग 1 महीने पहले मैं 10 घंटे 11 घंटे पढ़ता था। उससे पहले 5-6 घंटे मैं रेगुलर रहता था। बस मैं रेगुलर कभी नहीं छोड़ता था पढ़ना। तो वो चीज हेल्प किया काफी। और बहुत ज्यादा नहीं, मतलब 10 घंटे 11 घंटे आप पढ़ ले रहे हैं एग्जाम के टाइम 1-2 महीने, तो वो सफिशियंट है।
कंटिन्यूटी सबसे मैंने कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए बीच में। आप 5-6 घंटे पढ़ते हैं तो आप वो कंटिन्यू पढ़िए। और अगेन वही है कि अगर आपका माइंडसेट सेट है कि आपका हो जाएगा तो आप वो चीज़ 5-6 घंटे बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं। जी, ये बात तो मैंने सभी टॉपर्स की मैं बात कर रहे हैं, हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, तो सभी का एक बात तो निकल कर निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि आपको अपनी स्टडी के अंदर एक क्रमबद्धता यानी कि रेगुलरिटी, आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आप 4-5-6 घंटे भी डेली पढ़ते हैं तो आप अचीव कर जाएंगे। और निष्कर्ष ये निकलता है खरगोश और कछुए की कहानी जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि आप खरगोश ना बने, कछुए की तरह बस चलते रहिए, चलते रहे, रुकना नहीं है, कंटिन्यू रहे। थमना नहीं है, बस चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना है। तो डेफिनेटली यू रीच द योर टारगेट, योर मंजिल। डेस्टिनेशन। तो बड़ा अच्छा सुनील जी आपसे लगा। हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, डिस्कस करना ये भी चाहेंगे कि जब हम पूरी प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आपने 2.5 साल कहा, कॉलेज से 7 साल पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि इस परीक्षा की जो प्रिपरेशन है वो कब से हमको प्रारंभ करनी चाहिए? इसका तो लाइक सबका अपना आंसर होगा। लाइक कभी भी जैसे आपको जिस दिन लगे कि नहीं, जैसे पेरेंट्स का बहुत प्रेशर रहता है सिविल सर्विसेज के लिए, जी प्रेशर या फिर वो चाहते हैं कि बने, तो उनके चाहने से ज्यादा आपका जरूरी है कि आप बनना चाहते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप बनना चाहते हैं और आप बन जाएंगे तो फिर उसके बाद 1 ईयर 1.5 ईयर इनफ है ये क्रैक करने के लिए। 1 साल का तो ये प्रोसेस ही होता है। जी। और लगभग 1 साल लग जाते हैं तैयारी में, प्री मेंस दोनों की तैयारी में 1 साल लगभग लग जाता है। नहीं सर, एक्चुअली मेरा प्रश्न थोड़ा इस तरह से भी है, जैसे आपने 1-2 साल की बात की, इससे बड़ा अच्छा लगा। कई बार स्टूडेंट से ये पूछते हैं सर कि आफ्टर 12th हमको पढ़ाई कर देनी शुरू कर देनी चाहिए, नहीं कर देनी चाहिए, या आफ्टर ग्रेजुएशन हमको पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। ये थोड़ा सा बच्चों में रहता है कि 12th के बाद से हम लोग साइंस स्ट्रीम ले या हम लोग आर्ट स्ट्रीम लेते हुए कोचिंग ज्वाइन कर, इस तरह के प्रश्न रहते हैं कि हम 3 साल ग्रेजुएशन करते करते हम सिलेक्शन ले लें। तो यस सर। आपकी क्या राय है सर, आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन? नहीं नहीं, मुझे लगता है ग्रेजुएशन भी एंजॉय करना चाहिए, वो भी जीना चाहिए, वो भी अच्छा फेस है। ग्रेजुएशन के में थोड़ी बेसिक्स बुक अगर आपको क्लियर है कि आपको ये करना है तो ग्रेजुएशन के टाइम आप एक एक बुक कभी धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। बट जी वो लाइफ भी अपना जीवन उसको भी एंजॉय करना चाहिए। उसके साथ अगर हाँ लास्ट सेम है, लास्ट ईयर है, तो वो तब आप डेडिकेटेड होके लग सकते हैं। ग्रेजुएशन ओके। को ऐसे करके या ऐसे नहीं करना चाहिए, वो भी एंजॉय करना चाहिए। पैरेलली अगर आप पहले से श्योर हैं कि आपको करना है तो आप एक एक दो दो बुक 2-2 3-3 घंटे रोज धीरे धीरे पढ़ते रहिए। ओके। तो सर आपका कहना ये है कि हमको जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, उसमें हम कुछ हाँ बुक्स को पढ़ना शुरू कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं, न्यूज़ सुनना शुरू कर हाँ, सकते हैं, न्यूज़पेपर। लेकिन प्रेशर नहीं लेना है आपको। हाँ, हाँ थर्ड ईयर नहीं। जब आपका हो तब आप एकदम कायदे से अच्छे से आप स्टडी करना प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ यस सर। तो मैं यही पूछना चाहूंगा सर, मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर में एकदम फ्रेशर स्टूडेंट है, जब इसने 12th यस सर। पास आउट किया है, तो आप उसको क्या यस सर। सजेस्ट करेंगे? उसको फर्स्ट ईयर, जब वो बीए फर्स्ट ईयर में हो या बीएससी में हो या बीकॉम में हो, जो भी कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम में हो, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए उस स्टूडेंट का? लाइक उसको तो पहले कॉलेज एंजॉय करना चाहिए, एक्सपोजर वहाँ पूरे स्कूल के बाद नया एक्सपोजर मिलता है, तो वो आपकी पर्सनालिटी में बहुत हेल्प करता है। तो वो चीज़ ओके। आप उसको पर्टिकुलर स्टूडेंट को देखना चाहिए। उसके जी बाद स्टार्टिंग में जैसे सीजीपीएससी के लिए कर रहे हैं तो जो बुक्स है यहाँ के कोचिंग के, या कुछ कुछ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है इसके लिए, बहुत एनसीईआरटी का डिमांड नहीं है सीजीपीएससी में। तो कुछ एक जी। एनसीईआरटी जो है वो सेलेक्टिव धीरे धीरे पढ़ें। फर्स्ट ईयर में तो बहुत बिल्कुल लोड ना लें, एक आध बुक 2 बुक जो भी रखें साल में, 2-3-4 बुक वो बस कंप्लीट कर लें। और बहुत ज्यादा प्रेशर मत ले, वो नहीं तो वो बाद में बहुत बंचअप हो जाएगा और प्रॉब्लम होगा बहुत आपने ड्यूरेशन, बड़ी क्योंकि जी सर, सुनील जी आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि कुछ सिलेक्टेड एनसीईआरटी पढ़े छत्तीसगढ़ के लिए। अगर सीजीपीएससी के लिए हम बात करते हैं तो सभी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर एक प्रश्न उठ रहा है सर कि आप वो सर बता भी सकते हैं कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? क्योंकि दो प्रश्न स्टूडेंट का रहता है कि हम 9th की एनसीईआरटी पढ़ें, 10th की पढ़े, 11th 12th की पढ़े, और एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ओल्ड पढ़ें या न्यू पढ़ें? ये भी स्टूडेंट में नहीं रहता नहीं है कि हम न्यू वाली पढ़ें या हम पुराने वाली पढ़ें। नहीं तो नहीं, इसमें सर थोड़ा सीजीपीएससी में ऐसा नहीं बताइए। है। जी सीजीपीएससी में जैसे एक मैथ ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी फॉलो करता था, इंडियन ज्योग्राफी के लिए। जी। 11th की एक बुक है इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी। और 12th में है एक इंडिया लैंड एंड इकोनॉमी या फिर लैंड एंड इट्स पीपल, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं बुक का नाम, 12th में है जी। वो। बस मैं ये 2 बुक एनसीईआरटी में मैं ये 2 बुक पढ़ता था। ओके, यानी कि ज्योग्राफी का आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, हिस्ट्री के लिए नहीं हाँ पढ़ा सर आपने एनसीईआरटी? नहीं नहीं, हिस्ट्री के लिए जो टेक्स्ट बुक आती है मैं बस वही पढ़ता था। ओके,
ठीक है, यानी कि आपने सिर्फ ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी प्रेफर किया और किसी हाँ सब्जेक्ट के लिए नहीं? और सर नहीं, नई वाली या एनसीईआरटी पुराने वाली? नहीं, नई वाली ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग नई वाली एनसीईआरटी सही है। नई वाली अच्छी है। ये चलिए, यानी कि स्टेट पीसीएस के लिए, सीजीपीएससी। हाँ, आपका सजेशन ये है कि जो फ्रेशर है वो ज्योग्राफी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो न्यू एनसीईआरटी है उसको आप पढ़ें, और 11 12 किसी ज्योग्राफी आपने फोकस किया, बाकी में टेक्स्ट बुक को पढ़ा। अगर फ्रेशर हैं तो वो पॉलिटी के लिए जैसे 11th की बहुत अच्छी बुक है, तो जी, पॉलिटी समझने के लिए डायरेक्ट लक्ष्मीकांत जाने से पहले वो बुक पढ़ के समझ सकते हैं। अच्छा, वो बहुत ज्यादा हैवी होता नहीं है, वो बहुत लाइट बुक है, बहुत अच्छा से समझा है, तो वो पढ़ सकते हैं, वो अच्छी बुक है काफी। ओके, 11th वाली, 11 12th की है केवल 11th वाली पॉलिटी? 11th में ओके, और हिस्ट्री के लिए सब कुछ सजेस्ट करेंगे फ्रेशर स्टूडेंट के लिए? हाँ सर, स्पेसिफिकली सीजीपीएससी के लिए तो सर एक स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। मैं स्पेक्ट्रम पढ़ा था। ओके और यहाँ पे अगर कोई छत्तीसगढ़ का ही है तो प्रतियोगिता सारांश की बुक अभी आई है, वो काफी अच्छी है सर। ओके, प्रतियोगिता सारांश। यस सर, वो ऑथेंटिक है, वो बहुत अच्छी बुक है। ओके, एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है हिस्ट्री में पढ़ने की, सीजीपीएससी के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है? नहीं है सर, ओके, मुझे तो नहीं पढ़ा था सर। मैं वही सर, आपकी बात देखने की आपने कैसे किया, क्योंकि जो आप करें वही आप सजेशन देंगे सर। सुनील, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, साइंस के लिए आपने कैसे किया? साइंस का पेपर 4 में सर 10th की जो हमारी स्टेट पीसीएस की पहले बुक आती, स्टेट जो बोर्ड है छत्तीसगढ़ एजुकेशन बोर्ड, जी जी। तो उसकी सर 10th की बुक आती थी पहले, जब हम लोग ओके, 10th में थे। तो अभी अभी चेंज हो गई है, तो वो वाली बुक सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, उसी से क्वेश्चन आते हैं, वो बुक सफिशिएंट है। यानी कि जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की अपनी साइंस की बुक है उसको हम पढ़ें, 10th की, 10th की बुक, उससे हमारा क्लास काम 10th बन की। जाएगा, काम बन जाएगा। हाँ सर। तो यानी कि हम यस सर। ज्योग्राफी की बात हो गई, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस की बात हो गई। इकोनॉमी के लिए सर हम यस बात सर, करें, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ सर पूरा। इकोनॉमी तो सर पहले समझने के लिए सर, जैसे एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके, अगर कोचिंग नहीं है तो कोचिंग नहीं है तो मेरे को लगता है मृणाल पटेल सर का जो वीडियो है उसको देख के समझे धीरे धीरे, या तो क्योंकि इकोनॉमी समझ में आ गया तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा बाद में कभी। जैसे मैं ओके, बहुत कम पढ़ता था इकोनॉमी, पेपर में भी मैं लगभग नहीं पढ़ता था। तो आप ओके, ट्राई करें कि अगर बहुत टाइम है तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ लें, ओके। और फिर सीजीपीएससी का कोई सा भी एक बुक ले लें जो जी, ऑथेंटिक है यहाँ की, तो फिर वो पढ़ लें, वो सफिशिएंट है सर। ओके, ओके। चलिए, बड़ा अच्छा सर कि आपने इकोनॉमी के लिए बता दिया, कुछ वीडियोस देख सकते हैं, सीजीपीएससी जो बुक है वो देख सकते हैं। तो ये बेसिक सर हमारा कॉन्सेप्ट बन गया कि हमको ये बुक्स पढ़ के एनसीईआरटी से फ्रेशर स्टार्ट कर सकते हैं। सर एक प्रश्न और मेरा आपसे रहेगा, सिंपल सा प्रश्न है सर, क्योंकि स्टूडेंट के ये भी कमेंट आ रहे हैं सर, ये भी पूछिए आप हर अभ्यर्थी से, उनका मीडियम क्या था, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था? तो सर आप अपना मीडियम भी सर बता दीजिए पहले। सर मेरा हिंदी मीडियम था सर। चलिए, हिंदी मीडियम। तो ऐसा इससे एस्पिरेंट को काफी रिलैक्स महसूस होगा, क्योंकि मेरे पास काफी कमेंट आ रहे थे हमारे पास में कि सर मीडियम भी पूछा कीजिए, आप कौन सा मीडियम है जो सिलेक्ट हुए हैं, ताकि हमको पता चल सके सर। हाँ सर सर, नहीं, कुछ मेरा कहना हिंदी चाह रहे मीडियम हैं? था मेंस में मेरा हिंदी मीडियम ही था। जी। सर एक बात समझिए, ये रहती है सभी स्टूडेंट की कि इंग्लिश मीडियम में अच्छे रिजल्ट आते हैं, हिंदी मीडियम में तो अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे रैंक लेते हैं, जो आर्ट स्ट्रीम के हैं उनकी अच्छी रैंक नहीं होती। आपका इसमें क्या विचार है सर? आपको भी लगता है कि वाकई में साइंस बैकग्राउंड वाले ज्यादा अच्छे से लेते हैं? सर जैसे मीडियम का बोले तो सर, जैसे अभी जैसे मेरी मीडियम मेंस में मैटर करता है मेनली, कि मेंस में ही लिखने में है, बाद में इंटरव्यू आप हिंदी इंग्लिश दोनों चूज कर सकते हाँ, हैं। तो जी, मेंस में जैसे अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो मेंस में मेरी 4th रैंक है, लगभग 4th या 4th ही है, 4th टॉपर है मेरा मेंस में। तो रिटर्न में ही हमको लैंग्वेज अपना हिंदी या इंग्लिश दिखाना है, तो वहाँ तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड रैंक वाला भी मैं हिंदी का ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है सर लैंग्वेज, जी, मतलब बैरियर तो बिल्कुल नहीं है। वो मेंस में दोनों को नंबर अच्छे मिलते हैं, आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो वो आप डेफिनेटली वो दिखता है। मीडियम ओके, बार नहीं ओके। है सर। मीडियम बाधा नहीं बनती है। और सर ये साइंस और आर्ट्स का फर्क पड़ता है, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम का, बैकग्राउंड का? सर मैं आर्ट से तो सर मैं नहीं हूँ, तो मेरे को उनका आइडिया नहीं है सर। जी, और मैथ से सर, मतलब सर मेन सर वही माइंडसेट का ही है सर। अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हैं कि मैं साइंस वाला हूँ या मैं आर्ट्स वाला हूँ तो मेरे से नहीं होगा, तो फिर तो आप पहले ही हार गए। तो जी, ये चीज नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल भी। इसका बिल्कुल। कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ मार्जिन होगा सर।
बिल्कुल, एक सिलेबस है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट चाहे आर्ट्स का हाँ स्टूडेंट सर। हो, सबको सिलेबस कवर करना है, जो कर लेगा अपना आ जाइए, इसमें क्या करना है। यस सर। चलिए। आर्ट्स वाले तो इवन वो पहले से भी पढ़ रहे होते हैं वो चीज़ों को। जी जी तो अगर आप ऐसे सोचेंगे कि मैं मैथ्स का नहीं हूँ और मेरा नहीं होगा, तो इससे बेटर है कि आप ये सोचें कि मैं आर्ट्स का हूँ, मैं पहले से पढ़ लिया हूँ, मैथ्स वाले से पहले से मैं पढ़ रहा हूँ, 3 साल मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो मैं इधर से मैनेज करता हूँ। सर ये बस सोचने का है सर कि आप नेगेटिव सोच के आप अपने आप को नीचे ले जाते हैं या पॉजिटिव सोच के आगे करना है, क्योंकि आपको एग्जाम देना ही है एंड ऑफ द डे, और आपको जी क्रैक करना है। जी। तो सर ये कुछ हाँ, ऐसा बात है। सुनील, मैं क्या आपके मार्क्स भी देख रहा था, क्योंकि जब बात इधर यस तक आई तो थोड़ा और आगे चलते हैं। और वाकई में यस आपके सर। मार्क्स फर्स्ट पेपर में 140, यस सबसे सर। हाईएस्ट जो आपके रहे फर्स्ट पेपर में रहे हैं। आमतौर से यस फर्स्ट सर। पेपर में इतने मार्क्स मुझे कम देखने को मिले फर्स्ट यस पेपर सर। में। और सेकंड पेपर में 136 बीटेक के एक स्टूडेंट के निबंध वाले पेपर में 136 आए, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माना जाता है कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनका ऐसा काफी अच्छा होता है, लेकिन एक बीटेक का स्टूडेंट 136 ऐसे में ला रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सर आप फर्स्ट और सेकंड पेपर में थोड़ा बताइए कि आपकी फर्स्ट पेपर की क्या स्ट्रेटजी थी और सेकंड पेपर की क्या स्ट्रेटजी थी, जो आप इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए। एक्चुअली फर्स्ट पेपर बहुत स्कोरिंग है, और उसके साथ ओके। प्रॉब्लम यह है कि लोग उसमें हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश है। तो लोग जी। हिंदी और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी तो अब पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते हैं। उनको ओके। लगता है कि 120 ये आ जाएगा बहुत है, और हिंदी बन जाता है, पढ़े हैं, तो ये बहुत ये एटीट्यूड की वजह से लोगों का नहीं आता है मार्क्स। तो ओके। मेरे में भी ये था इनिशियली, बट जी। मैं फाइंड किया कि 153, 150 लास्ट ईयर 153.5, 153, 54.5 मार्क्स थे टॉपर के। तो मैं ओके। सोचा कि जब इतने मार्क्स हैं इनमें, मार्जिन मेंस के मैटर, नंबर किस में आप ला रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में, वो मैटर नहीं है। अगर आपके ज्यादा आ रहे हैं, 150 160 आप ले आ रहे हैं, और बाद में 100 भी है, अगर आप ऊपर हैं तो वो वही मैटर करेगा, आपकी रैंक मैटर करेगी। तो लैंग्वेज को अच्छे से प्रिपेयर करना, हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ना, उसके बाद लैंग्वेज अच्छे से नंबर आ जाते हैं। इंग्लिश लोग छोड़ देते हैं, इंग्लिश के लिए बहुत बेसिक आप पढ़ लेंगे, वो लोग जितना बनेगा वाला एटीट्यूड रहता है। तो बेसिक बुक आप पढ़ लीजिए इंग्लिश के लिए, बहुत पतली सी जो अवेलेबल हो मार्केट में, स्पीडी की अच्छी है, मैं तो बुक पढ़ा नहीं था। तो वो आप एक बेसिक रीडिंग कर लेंगे तो उसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो लैंग्वेज में हिंदी को इग्नोर नहीं करना है, और इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ लेना है, वो आपको नंबर 35 तक दिला देंगे। ये बड़ा तो अच्छा सर बोला सर आपने। देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका इंग्लिश ऑलरेडी है, और छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ी थोड़ी बहुत आती भी है। इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ा हिंदी पे काम कर लेना है, और हिंदी मीडियम वाले को हिंदी छत्तीसगढ़ी उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, उसको थोड़ा इंग्लिश में काम कर लेना है, तो अच्छे मार्क्स फर्स्ट पेपर में कोई भी अभ्यर्थी ले सकता है। और वो और जहाँ पे कमियां होंगी पेपर में, उसको क्या कर सकता है, कवर अप कर सकता है। बड़ा अच्छा सर, आपने हाँ। बहुत सिंपल सी और बिल्कुल एक जनरल सी बात बताई, जो कोई भी अभ्यर्थी करे लापरवाही में ना ले कि हिंदी है चलो छोड़ो हम तो कर लेंगे, ये एटीट्यूड नहीं होना यस चाहिए। आप सर। उसको कायदे से उसको भी पढ़े, अगर सिलेबस में तो आप यस अच्छे सर। मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू सर, बड़ा यस अच्छा, सर इसमें ये बहुत अच्छा पॉइंट सर लगा। और सर ऐसे के लिए सर थोड़ा बताइए, ऐसे के लिए आपने कैसे किया सर। ऐसे के लिए एज सच मैं क्या करता था, मैं बताता हूँ ऐसे के लिए। जी। मैं लगभग 50 ऐसे मेरे पॉइंट में प्रिपेयर्ड थे, मतलब बॉडी मेरा था, इंट्रो प्रिपेयर्ड था, जो भी करंट टॉपिक था, डायनामिक टॉपिक जो भी। तो मैं इस बार तो मैं ज्यादा प्रिपेयर कर लिया था, पिछले बार का रिजल्ट है ये। तो उस बार मेरे पास बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं थे, बट हाँ इंट्रो पे मैं बहुत फोकस करता था कि इंट्रो और मैं कंक्लूजन अगर बहुत अच्छा कर लूंगा तो बॉडी में अच्छा, अगर बेसिक मतलब एक बेस लेवल भी है तो भी इंट्रो और कंक्लूजन से अच्छे मार्क्स फैच कर लेंगे। तो मैं जी। इंट्रो थोड़ा बड़ा रखता था, लाइक 7 और 8 लाइन, ताकि पढ़ते टाइम उसको वापस टॉपिक ना पढ़ना पड़े इन्विजिलेटर को कि क्या टॉपिक था। या कंक्लूजन ओके। अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं पूरा समरी लिख देता था कि फिर से एक बार टॉपिक उसको खुद ही पढ़ने के बाद एनालाइज हो जाए उसके दिमाग में कि क्या टॉपिक था और क्या लिख लिया है ये। तो मैं यहाँ पे दोनों, मैं ये दो जगह पे बहुत फोकस करता था कि यहाँ फैच कर ले पूरे मार्क्स। ओके, यानी कि आप इंट्रोडक्शन पे और समरी पे काफी फोकस करते थे ऐसे लिखने में। हाँ समरी, हाँ यानी। समरी, जितने भी टॉपिक्स हैं वो जी। अगर आपके पास समरी है, और आपके पास, क्योंकि सीजीपीएससी में ऑलमोस्ट गेस किए हुए टॉपिक आ जाते हैं, ओके। छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में आ जाते हैं, इंडिया वाले में थोड़े से डायनामिक रहते हैं। तो आप छत्तीसगढ़ वाला अच्छे से कर लें कवर, जो भी यहाँ पे बुक मिल जाती है उसके लिए वो चीज आप कवर कर लें, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इंट्रो में, इंट्रो आप डिजाइन करें सारी चीजों का जो भी टॉपिक है, वो फिर जी। असर हो जाता है उसके बाद।
सर अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं आपसे पूछता भी कोई एक टॉपिक का हम डिस्कशन करके कि भाई इस टॉपिक का आपने कैसे इंट्रोडक्शन लिखा, कैसे इंट्रो लिखा, हम उस पर डिस्कस करते। नहीं तो क्योंकि बड़ा अच्छा आपने बात बोली कि इंट्रोडक्शन अगर आप अच्छा कर लेंगे, और कहा भी जाता है ना कि अगर स्टार्टिंग अच्छी हो जाए, आपका अगर स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा हो तो फिर पहली झलक में ही कि हाँ भाई बच्चे ने अच्छा लिखा होगा, स्टूडेंट ने अच्छा लिखा होगा, तो एग्जामिनर पे इस बात का प्रभाव पड़ता है कि हाँ भाई पहली स्टार्टिंग ही यस अच्छी हो सर, जाए। बिल्कुल सर। यस सर। सर एक बात, अब ये तो हमने बात करी कि ये तो अच्छी पॉजिटिव हो गई। सर इंटरव्यू को थोड़ा बात करें। कहीं यस ना कहीं कुछ कमी महसूस होती है कि इंटरव्यू में ये मैंने गलती ना की होती तो शायद मेरी बात कुछ अलग ही हुई होती, कुछ मिस्टेक हुई थी सर, या इंटरव्यू में कुछ हैंडल नहीं हो पाया, क्योंकि हम अपनी कमियों से ही सीखते हैं और औरों को कमियां बताते भी हैं। सर इंटरव्यू का तो मैं देख रहा हूँ मैं सब अभी क्या मिस्टेक हुआ था। अच्छा अभी। शायद मैं बहुत बैठने पे मैं बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल हो गया था, शायद मैं बैठा था वो उन सर को पसंद नहीं आता शायद, तो उस वजह से होगा। हो सकता है। अब ओके वो मैं ओके। अभी देखूंगा, मैं अभी आप देखता नहीं विचार हूँ कर कि रहे क्या हैं, इशू। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि मंथन करना चाहिए, जो मंथन करने से ही यस सर। हमें पता चलता है कि हमारा कहाँ पर क्या मिस्टेक रही, कि पूरी प्रिपरेशन आपने की, तो आपको कुछ अपने अंदर लगता होगा कि मेरी ये 2 पॉइंट्स मेरे अंदर, एक पॉइंट मेरे अंदर इतना था जिससे मैं अधिकारी बना, और कहीं वीकनेस कुछ कि हाँ ये वीकनेस अगर मैं दूर कर लूँ तो मेरे अंदर और ज्यादा अच्छे मेरे को रिजल्ट मिलते। तो सर कुछ बताएंगे इस बारे में, शेयर करना चाहेंगे अपना मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष अगर बताना चाहें तो। मैं जानना चाहूंगा कि हाँ कमजोर पक्ष भी जाने, बताएं तो आप शेयर करें, लेकिन मजबूत पक्ष जरूर बताइए सर कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग पक्ष है जिससे मैं इतनी जल्दी सिलेक्शन लिया। अ, सर मेरा तो स्ट्रांग वही है माइंडसेट, मैं बिल्कुल नहीं सोचता था कि मेरा नहीं होगा। मैं मार्क्स कैलकुलेट कर लिया था कि मेरे इतने आएंगे और इतने ही आए। तो मैं ओके। बहुत श्योर था अपने माइंडसेट को लेके कि ये चीज मैं इजीली क्रैक कर लूंगा, बस मेरे को लगे रहना है थोड़ा। तो मैं माइंडसेट सर, मैं बिल्कुल माइंडसेट ही मेरे को लगता है, अगर मेरे से कोई एक चीज पूछेगा तो मैं वो माइंडसेट ही, अगर आप जिस दिन सोच लिया कि हो जाएगा एक बार में क्लियर हो जाएगा उस दिन। कहते हैं ना संकल्प में शक्ति होती है, तो माइंडसेट वही बात है कि संकल्प आपका मजबूत होना चाहिए, तो यू विल अचीव एवरीथिंग। तो ये सर हाँ बड़ा सर। अच्छा आपने बोला कि माइंडसेट मानो। कोई कमजोर पक्ष भी सर बोलना चाहेंगे? वही अगर मैं आप पाँच चाहें चार तो पाँच आप घंटे कंफर्ट है तो सर। नहीं नहीं, 4 5 6 घंटे से ज्यादा मैं नॉर्मल टाइम नहीं पढ़ पाता हूँ बिल्कुल। तो शायद वो अब मैं जैसे यूपीएससी करूंगा तो मैं वही इंक्रीज करके वो भी मैं ट्राई करूंगा। कि उसको थोड़ा हम लोग टाइम को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे ताकि हम लोग हाँ अपने करें। तो अभी यानी कि आपकी यूपीएससी की प्लानिंग है, इसके बाद कभी यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है? हाँ हाँ, मुझे देना है। मैं तो सर पहले आपको शुभकामना दूंगा कि आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है, डायलॉग मंच की ओर से आपको सफलता मिले, और हम जितने भी एस्पिरेंट्स थैंक यू हमारे सर। देख रहे हैं वो सब भी ज्यादा चाहेंगे कि सुमित जी को हम आगे एक आईएएस अधिकारी के रूप में सुने। थैंक यू सर। हाँ सर, एक प्रश्न बहुत अभ्यर्थियों का सबका आ रहा है, कि काफी कमेंट भी आ रहे हैं, तो बुक्स की नीड से पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी बुक आपने पढ़ी। एक बार सब लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं क्या, कि हिस्ट्री मैंने ये पढ़ा, ज्योग्राफी मैंने ये पढ़ा, तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ा लाभकारी रहेगा, क्योंकि फ्रेशर का मैं देख रहा हूँ कि बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर बुक की लिस्ट जरूर पूछिए आप सबसे, और खासतौर से आप हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम में तो यस सर। बहुत कंटेंट की इशू रहता है। यस सर। तो सर हम प्री से सर स्टार्ट जैसे कर लें, कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी प्री के लिए, फिर मेंस के लिए बात करते हैं। सर मेरा एक्सेस था कि प्री और मेंस मैं साथ में पढ़ता था। प्री के लिए ओके अलग से मैं नहीं पढ़ता था, मैं टेस्ट सीरीज देता था प्री के लिए। ओके और 2 टेस्ट सीरीज, 2 देना चाहिए, मैं तो बहुत सारे देता था। ओके प्री के मेंस का अगर आप प्रिपेयर करके प्री का टेस्ट दे देंगे तो जो मेंस से आपके फैक्ट कुछ कुछ स्किप हो जाएंगे, वो ओके प्री के टेस्ट सीरीज से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ओके तो वो वहां से कलेक्ट करके आप अलग से नोट्स में कहीं लिख लीजिए, की पॉइंट्स में सेक्शन वाइज ओके आप नोट्स बना लीजिए। बहुत ओके ज्यादा नहीं, 20 20 25 25 पेज के। तो वो ट्रिवियल फैक्ट्स आपके प्री के लिए वहां से मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज से, कुछ अगर एक्स्ट्रा चाहिए जो चीज। ओके और मेंस का आपका प्रिपेयर हो जाएगा, अल्टीमेटली मेंस ही आपको सेलेक्ट करवाएगा। प्री बस क्लियर करके आपको देना है, अब प्री क्लियर करना मस्ट है, क्योंकि आप जी मेंस में कितना भी अच्छा कर ले, प्री क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्री के लिए आप ट्रिवियल फैक्ट्स छत्तीसगढ़ के लिए, वो आप अलग से एक नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से और आपको मिलते जाएंगे कि और कौन से हो सकते हैं ऐसे करके। ओके और मेंस का सर मेनली मेंस पे फोकस कीजिए। ओके। तो यानी कि प्री मेंस हम साथ में पढ़ें, और मेनली जो हमारा फोकस हो वो मेंस के ऊपर हो, मेंस की तैयारी करते हाँ करते प्री की तैयारी हमारी अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है। हाँ, और लास्ट में जैसे नोटिफिकेशन के बाद हमको 2 3 महीने मिलते हैं, तो तब आप प्री स्पेसिफिक होकर टेस्ट दीजिए और उसके हिसाब से मेंस के जो जो टॉपिक प्री में नहीं है वो छोड़ दीजिए, आप वो पढ़िए सिर्फ।
प्री वाले। ओके। यस सर। हाँ, तो मैं यही हुए चाहूंगा कि आपने प्री मेल से जब साथ में कलेक्टिव स्टडी की, तो आपने कौन कौन सी बुक्स को पढ़ा, वो भी हमें बता पाएंगे सर? किस किस सब्जेक्ट की आपने पढ़ी, उसको थोड़ा बताएंगे सर? हाँ सर, जैसे पेपर 1 लैंग्वेज का है, जी। तो सर मैंने उसमें हिंदी के लिए यहाँ पटेल ट्यूटोरियल्स की बुक है मुस्कान पब्लिकेशन की, मैंने वो पढ़ी थी। ओके। पर जो 2020 का पेपर मैंने दिया उसके बाद मेरे को लगता है कि वो पढ़ना था, विनय कुमार पाठक सर का बुक था। तो विनय कुमार पाठक सर का बुक मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें ये पढ़िए आप। इंग्लिश के लिए सर बुक मैंने कुछ नहीं पढ़ी थी, तो टॉपिक देख के इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर देख के उसके हिसाब से आप यूट्यूब या किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। ओके। छत्तीसगढ़ी के लिए विनय कुमार पाठक सर की बुक है छत्तीसगढ़ के जी। लिए। वो काफी अच्छी बुक है। ओके। और ऐसे के लिए सर न्यूज़पेपर, और जो टॉपिक आपको लगता है आ सकता है तो आप उसके सिनॉप्सिस बना लीजिए एटलीस्ट। इंट्रो के आप पॉइंट्स, कीवर्ड्स 3 4 5 7 जिससे आप पूरा इंट्रो जॉट डाउन कर सकें, वो बना लीजिए। और समरी रहे सबका सिनॉप्सिस फॉर्म में, 10 12 फैक्ट जो भी बीच में डालने हैं आपको वो, और फिर एक कंक्लूजन का भी वैसे 3 4 पॉइंट ऐसा आप कर लीजिए। फिर तीसरा जैसे आपका हिस्ट्री का है सर, तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या जो भी बुक, यहाँ अगर छत्तीसगढ़ से ही कर रहे हैं तो CGPS की प्रतियोगिता सारांश की बुक अच्छी है। ओके। फिर पॉलिटी के लिए आप अगर प्री के लिए पॉलिटी पढ़ना है तो सेलेक्टिव टॉपिक लक्ष्मीकांत से पढ़ना होगा, ओके। क्योंकि प्री में पॉलिटी का वेटेज अच्छा है और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी। मतलब उसका स्टैंडर्ड ज्यादा रहता है, तो आप लक्ष्मीकांत से कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं। ओके। और और प्रतियोगिता सारांश की बुक आती है, पॉलिटी पबेट दोनों के लिए एक साथ है, वो बुक जी। काफी अच्छी है, मैंने वही फॉलो की थी। ओके। और उसके बाद पार्ट 3 में छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का है, तो उसके लिए भी प्रतियोगिता सारांश की बुक अच्छी है। जी। जी। फिर पेपर 4 में पार्ट 1 साइंस है, तो साइंस के लिए क्लास 10th की जो बुक है स्टेट बोर्ड वाली है हमारी, जी। वो उतना ही पढ़ना है। हाँ, पार्ट 2 उसका मैथ्स है, तो मैथ्स के लिए जो 10th के बुक्स के टॉपिक है वो जी। पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ लीजिए 10th के बुक से। और जी। फिर एप्टी रीजनिंग आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके। और फिर उसका पार्ट 3 काफी डायनामिक है, तो ओके। उसके लिए मैंने तो बहुत सारे सोर्स फॉलो किए थे, कोई भी एक कोचिंग के आप फॉलो कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। ओके। आ, उसका बुक सच अभी मुझे भी नहीं पता है, तो ओके। वो बहुत डायनामिक है, उसमें बहुत सारी चीजें पूछी जा रही है। जी। तो वो उसमें जो जो टॉपिक दिए हैं, मैंने क्या था कि जो जो टॉपिक दिए हैं पर्टिकुलर, मैं या तो कहीं सोर्स अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो मैं गूगल करके जो जितना मेरे को समझ में आ रहा है वो चीज़ मैं जॉट डाउन कर लेता था कि 175 में मैं लिख पाऊँ। तो सारे टॉपिक के लगभग 175 200 वर्ड्स में मेरे पास नोट्स थे। और जो टॉपिक बहुत डायनामिक है या बहुत ज़्यादा जिसमें कंटेंट है, जैसे बायोडाइवर्सिटी वाली चीज़ें, तो वो सब चीज़ सर मैं ट्राई करता था कि जितना इन डेप्थ घुस सकूँ, ताकि मेरे को अगर उसमें बहुत अंदर जाए तो मैं वो चीज़ कवर कर लूँ। तो टॉपिक वाइज आप सेलेक्ट करके सर्च कर लीजिए। बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक्स के लिए बुक ग्रंथ अकादमी की ही बुक है। जी। फिर इकोनॉमी के लिए सर मैं बता दिया था, टुडेजा ट्यूटोरियल्स जो प्रतियोगिता सारांश बुक है इकोनॉमी के लिए, वो अच्छी है। और जियोग्राफी के लिए सर 2 NCERT, जी। बहुत पतली पतली है, क्रिस्प पे बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जी। जी। और फिर सर छत्तीसगढ़ जियोग्राफी के लिए सर प्रतियोगिता सारांश की बुक। ओके। और फिर पेपर 6 के लिए सर पार्ट 1 फिलोसफी है सर, उसके लिए सर प्रतियोगिता सारांश की बुक बहुत अच्छी है, मैं ओके। बस उतना ही पढ़ा ओके। था। पार्ट 2 सोशियोलॉजी है, जी। उसमें भी सर प्रतियोगिता सारांश की बुक। और सर पार्ट 3 छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर है, तो सर हम ओके। लोग फ्री में इतना आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, फ्री में आर्ट एंड कल्चर का बहुत वेटेज है, तो सर हम्म। फ्री से लगभग हो जाता है। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक बुक जो आप पढ़े हैं, यहाँ 2 बुक चलती है, आप दोनों में से कोई भी एक पढ़े हैं वो ठीक है, और दूसरे बुक का आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिए अलग से। ओके। बहुत डिफरेंट, बहुत ज्यादा अलग नहीं होता, थोड़ा हर चीज में 2 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, तो वो जी। 175, मैक्सिमम 175 लिखना है तो वो कवर हो जाता है। तो ओके। वो 2 बुक को आप ऐड ऑन करके मर्ज कर लीजिए जो नए टॉपिक है, और बाद में फिर एक ही बुक हो जाएगा वो, आप उसी से कंटिन्यू करते जाइए नोट्स। ओके। ओके। फिर पेपर चलो। 7 तो जितने जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं पेपर 7 के, उनके रिजिड नोट्स हैं, उसमें जो एटसेट्रा वाला पॉइंट है उसके लिए आप कंटिन्यू टेस्ट देते जाइए, पढ़ते जाइए, जो टेस्ट में आ रहा है पढ़िए।
और उसके लिए सर वो जो डायनामिक। हाँ सुमित सर, आपका ऑडियो बंद हो गया है सर। जी सर। जी यस सर। तो सर उसमें जो डायनामिक जो स्टैटिक जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जी जैसे पार्ट 1 में 10 विधान दिए हुए हैं, सामाजिक विधान, सोशल, वो सब चीजें 10 आप अच्छे से कर लीजिए। बाकी उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप के टॉपिक्स हैं वो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, धीरे धीरे टेस्ट देंगे आप तो उससे सर इवॉल्व होते जाएगा वो सारे टॉपिक्स। जी जी। चलिए, हमने पूरा पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक बताया, तो मैं निश्चित से जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। और आपने एक ही पेपर में पार्ट वाइज बताया कि कौन सी बुक कहाँ पर क्या पढ़नी है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी सर, आपने बेसिक बुक को भी पढ़ा, आपने यूट्यूब के वीडियो को भी पढ़ा, आपने गूगल को भी यूज किया, यानी कि मल्टी सोर्सेज से आपने क्या किया, अपना कंटेंट इकट्ठा किया और अपने नोट्स बनाए। सर यहाँ पर एक बात और अभी हुआ क्वेश्चन रहता है कि मल्टी टाइप क्वेश्चंस आते हैं, कोई 40 वर्ड का है, कोई 60 वर्ड का है, तो उसके लिए आपने क्या अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी कि 40 वर्ड में आएगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 60 में आएगा तो, और जो बड़े आएंगे उनको कैसे मैनेज करूंगा? ऐसे तो 100 के आसपास आपका ऐसे रहता है। यस सर, ऐसे सर 50 मार्क्स का होता है। जी सॉरी, ये था 40। जी जी सर सर। जैसे 2 नंबर से 15 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं जीएस में। जी तो सर 2 नंबर का या 4 नंबर हम लोग पढ़ते तो सबके लिए सेम ही है। तो जी इसमें सर काम आता था, जैसे मैं जैसे रिवाइज करता था, मैं पहले सारे इंपॉर्टेंट पढ़ लेता था, जी लगभग थर्ड रीडिंग सेकंड रीडिंग के बाद सारे इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स मेरे को याद है जी फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में जो मेरे को फर्स्ट रीडिंग में याद नहीं थे मैं उनको हाईलाइट कर देता था, जी ताकि मेरे को वही पॉइंट सिर्फ याद रहे। फर्स्ट रीडिंग वाले तो मेरे को याद है। थर्ड रीडिंग में फिर मैं फिर एक और करता था जो उससे ज्यादा और ट्रिवियल है, जो जिनका मतलब प्रायोरिटी कम है जी टॉपिक वाइज, तो उस चीज को मैं थर्ड में याद करता था। तो अगर दो जी में आता था तो जो मेरा फर्स्ट रीडिंग वाला है, जी। 2 मार्क्स में मैं अपने फर्स्ट रीडिंग वाले को लिखता था क्योंकि वो सबसे ज्यादा ओके इंपॉर्टेंट थे। 4 मार्क्स में ओके आए तो 2 मार्क्स के बाद जितने और मेरे को जरूरत है उन सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग से मैं वो पॉइंट्स पहले लिखता था। ओके और फिर अगर बड़े क्वेश्चन है तो जो लास्ट तक जितना पढ़ा हुआ है रिवीजन के अकॉर्डिंग, जैसे पहला इंपॉर्टेंस जिसमें दे के पढ़ा था वो चीज ऐसे करके सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं रख लेता था। ओके, यानी कि एक पूरा बना लेते थे आप और स्टेप बाय स्टेप करते आप चले जाते थे कि इसको सिनेप्टिस बनाकर मैं इसको ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा। एक वर्ड का लिमिट आपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया था, हाँ सर। एक चार्ट टाइप से बना लिया अपने हर टॉपिक का कि अगर इतना आएगा तो मैं इतना कर लूंगा, इतना आएगा तो मैं इतना लिखूंगा। इस तरह से आपने मैनेज किया हुआ हाँ सर, पूरा। जैसे सर एक टॉपिक के लिए ही हम लोग 15 के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, 2 के लिए भी। तो जी 2 के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही लिखना है, जी 4 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लस कुछ, तो सर जी। वैसे ही पढ़ना ना पड़ता था सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे सिंपल तरीका है कि कोई टॉपिक पढ़ा तो उसमें क्या बन सकता है, 2 मार्क्स का, कौन सा बड़े मार्क्स का बन सकता है, उसको मैं इतना लिखूंगा इतना लिखूंगा। आपने पहले से ये तैयार करके रख लिया था पेपर से पहले ही, यस सर। तो ये आपके लिए काफी इजी रहा सर। सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमने सातों पेपर की बात की और आपने मुझे मार्क्स का बताया, आपको सातों पेपर में सबसे टफ पेपर कौन सा लगा सर, कि ये मुझे बड़ा कठिन लगा सातों पेपर में? सर साइंस सर पेपर 4 सर, पेपर 4 था आप साइंस तो का। जो आप जो तो लोग सोचते, बीटेक, हाँ, साइंस बैकग्राउंड से। हाँ जो लोग बोलते हैं साइंस, मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ। मैथ्स में मेरे साइंस भी मेरा अच्छा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और मैथ्स भी मेरा अच्छा था। पर मेरे को हाँ सबसे ज्यादा यही प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम होता था, बहुत डर लगता था। अंडर सबसे कम कॉन्फिडेंट है, अंडर कॉन्फिडेंट मैं इसी को लेके था, तो ये चीज मेरे को बहुत नाइटमेयर था मेरे लिए। हाँ, सही बात समझ में तो इसलिए नहीं मैथ्स आ पा रही अच्छे है से। कि भाई आप साइंस बैकग्राउंड के हो, अगर साइंस वाले पेपर से आप डर रहे थे, ये बड़ा वो इंटरेस्टिंग सर बात मैं हुई है। बोला सर वो माइंडसेट का, मैं बाकी चीजों के लिए मैं बहुत प्रिपेयर था और इस चीज के लिए पता नहीं क्यों मैं हमेशा अनश्योर हो जाता था माइंडसेट की वजह से सर। बाकी बहुत छोटा सिलेबस है ये हाँ और बहुत अच्छा किया जा सकता। 161 आए हैं टॉपर के, मेरे 116 हैं, तो बहुत अच्छा किया जा सकता है इस पेपर में। तो वही जी मैं जी। बोल रहा हूँ, माइंडसेट मत रखिए नेगेटिव, नहीं तो ओके ओके 161 से 116 का गैप आ जाएगा। ओके, कितनी अच्छी बात होगी। आपका माइंड जहाँ पे आप हल्का सा कमजोर पड़े, आपके माइंड में नेगेटिविटी आई, तो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। यस बहुत सर। अच्छा सर। नहीं तो सर जैसे जी प्लीज। इसका सर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आप माइंडसेट नहीं रखेंगे, जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड है और मैथ्स मतलब मैथ्स बैकग्राउंड है पूरा, तो हम लोग वही पेपर 4 में है। मैथ्स में मेरे 10th में
98 है, 12th में 97 है, फिर भी मैं 50 नंबर में मेरे को इतना डर लगता था मैथ्स के लिए, क्योंकि मैं अंडर कॉन्फिडेंट था। तो माइंडसेट बिल्कुल मत नेगेटिव कीजिए, नहीं तो आप गिरेंगे फिर नीचे। और आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको ये चीज नहीं रख सकते आप, तो आप मत कीजिए ये कोई एक कंपैरिजन दूसरे ब्रांच का। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है वो मत मत छेड़िए आप उसको। जी, एक बात कही जाती है सुमित सर कि मन के हारे हार है और मन के हाँ जीते जीत। बिल्कुल। तो अगर आप मन को यस सर। कमजोर कर लेंगे तो फिर मामला बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ने ही वाला है। और हाँ सर तो एक उसमें प्रश्न और बहुत, मेरे और पास। उसको, जी जी, आप कुछ कह रहे थे यस सर, सर बोलिए। पूछिए पूछिए। हाँ सर वो बहुत छोटा टॉपिक है, और मतलब मेरे को पता था कि उसमें मेरे बहुत कम हो जाएंगे, मैं बहुत डरा था। आता था मेरे को, लेकिन मैं डरा हुआ था, बस अंडर लेकिन सर कॉन्फिडेंट मैं था कि नहीं इसी होगा बात कुछ। पर ये समझ नहीं पा रहा हूँ, डर की वजह क्या थी सर? वजह भी तो कोई वजह बनी होगी ना भाई, तो या सर समझ नहीं वही पाए? स्टार्टिंग माइंडसेट। ओके सर ओके। स्टार्टिंग ही माइंडसेट की पता नहीं होगा कि नहीं ऐसा। अच्छा तो वो अच्छा। इसलिए मैं बोल रहा कि मत सोचना, कोई भी जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है वो सोच के कुछ नहीं कर सकते हम। ओके ओके। लाइक कि नहीं होगा या साइंस बैकग्राउंड, तो वो जी स्किप कर देना चाहिए सर वो। जी। सर एक प्रश्न और भी मेरे पास आया, हमारी टीम ने भेजा कि आपको सर जो प्री का पेपर है, क्या वो पहले से यस टफ सर। आने लगा और ऐसा लगता है कि अब यूपीएससी के पैटर्न पे आने लगा है प्री का पेपर? सर जैसे प्री 2019 था जिसका रिजल्ट आया, तो उसमें सर कट ऑफ गया था 138 पॉइंट समथिंग। और इस बार अभी तो कट ऑफ नहीं आया है, लेकिन 106 या 7 के अराउंड है। तो जी। सर इसका इस बार का पेपर सर, जो जिसका रिजल्ट नहीं आया अभी, मेंस हुआ है, तो उसमें सर इंडियन पोर्शन काफी टफ आया था पिछले बार से। ओके। तो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, जी लाइक यूपीएससी टाइप के मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन थे। तो सर इस बार अच्छा को पेपर आया था सर, सेकंड वाला, फर्स्ट मतलब छत्तीसगढ़ के साथ वो इंडियन पोर्शन वाला। तो थोड़ा सर स्टैंडर्ड काफी बड़ा था इस बार। स्टैंड बढ़ा है। आगे भी लगता है कि स्टैंड बढ़ता जाएगा, ऐसा भी लगता है कि आगे बढ़ेगा आगे, हालांकि हाँ कुछ सर कह नहीं मतलब ये सकते। सब, हाँ सर ये काफी अच्छा पेपर था सर। तो मतलब इस लेवल की सर हमको तैयारी करनी चाहिए, जिस जी इस बार जो पेपर आया था उस लेवल का, ताकि आप जो पिछले वाला है वो लेवल आप कवर कर लें आराम से। जी। चलिए सर, बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और सिलसिले वाइज आपने उत्तर दिए कि पेपर को आपने बताया, खोल के बताया। मैं सर अंतिम प्रश्न आपसे ये करना चाहूंगा कि आप अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी जनवरी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है और स्टार्ट कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उनके बारे में सर आपका मैसेज क्या है? सर उनके लिए यही मैसेज है कि सर ये तो पहले एक लंबा प्रोसेस है, 1 साल आपको प्रिपरेशन में लगेगा, और 1 साल एग्जाम का प्रोसेस है, कि प्री मेंस इंटरव्यू देते 1 साल और हो जाते हैं, तो 2 साल। जी तो चूंकि आपको 2 साल इसमें लगाना है, मिनिमम 2 साल, क्योंकि एग्जाम आखिरी सेलेक्ट होते तक 2 साल लग जाएंगे 1 साल प्रिपरेशन के साथ, अगर आप बहुत लकी हैं तो जी। 2 साल आपको लगाना है। तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपको ये करना है या नहीं, और करना है जी तो आप उस माइंडसेट से चलिए। और लाइक इसका जो चार्म है या बाद में सेलेक्ट होके ये होगा वो होगा, वो सब देख के नहीं, आपको अगर करना है तो सिर्फ आपका डिसीजन होना चाहिए। और अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आप आराम से कर लेंगे ये चीज। ओके, यानी कि आपको डिसीजन लेना, उसके सर बाद आपको करना है, फिर आपकी बात बन जाएगी। हाँ ठीक सर, है सर। आपका डिसीजन होना चाहिए। अगर ओके। आपका डिसीजन है तो बहुत जल्दी आप कर लेंगे सर ये। जी जी। हाँ, थैंक मतलब यू वेरी अगर मच और कोई सर। सामाजिक, जी, सामाजिक सर। जैसे अगर अगर कोई और सामाजिक दबाव या कोई ऐसा रीजन है जो आप बता नहीं रहे, और प्रिपरेशन, क्योंकि सर स्टार्टिंग में प्रिपरेशन में भी काफी मिलता है कि नहीं ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो वो सब चीज नहीं होना चाहिए, आपका डिसीजन होना चाहिए। और आप चाहते हो, डेस्परेटली चाहते हो कि आपको ये क्रैक करना है, तो तभी आप जाइए, तब बहुत जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे उसमें। हाँ, बड़ा अच्छा आपने सर बोला कि अगर सामाजिक दबाव है, एक बार कई बार क्या होता है ना कि आदमी लगता है कि मैं अगर सक्सेस हो जाऊंगा तो मेरे को ज्यादा लोग पूछेंगे, बात करेंगे, मैं एक अलग दिखूंगा, उस टाइम प्रेशर ना लेकर हाँ हाँ। इंटरनल डिजायर आपकी होनी चाहिए कि भाई मुझे सिविल सर्विस में जाना है, क्योंकि ये मेरा अपना सपना है, मेरा ड्रीम है। बेकार का प्रेशर मत लीजिए, कैसा हो जाएगा तो आपकी एक अलग पहचान होगी, ऐसी बातें सोच कर जाएंगे तो अंडर प्रेशर रहेंगे आप तैयारी के दौरान, आप खुले मन से तैयारी आप नहीं कर क्रैश हो पाएंगे। जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, बड़ा आप अच्छा क्रैश हो लगा। जाएंगे। ये बात बहुत अच्छी लगी, वो प्रैक्टिकल सी बात है। और मुझे लगता है कि काफी अभ्यर्थी इसी तरह के वजह से ही तैयारी करते हैं कि मुझे आईएएस बन जाना है, मुझे पीसीएस बन जाना है, तो फलाना से मुझे पापा से बात करनी है, फलाना के ये करना है, और मैं परिवार में रिकॉग्नाइज हो जाऊंगा। इस तरह की चीजों को लेकर बहुत प्रेशर लेके तैयारी करते हैं।
बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करने के लिए, बात आपको हमारे समय देने के लिए, और बहुत बेसिक बातें आपने बताई। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अभ्यर्थियों के लिए बहुत लाभकारी होने वाली है, और आपने समय निकाला हम लोगों के लिए, बहुत बहुत आभार। मैं सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि अगर आपको सर से कोई प्रश्न करने हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट डाल दीजिएगा। हम सर से फिर निवेदन करेंगे कि सर उन प्रश्नों के लिए आपसे दोबारा रूबरू हो और सर आपको समय दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत आभार आपका सर। थैंक यू।